everyone, welcome back to my YouTube channel Chemistry Hub. So now I'm going to continue with the revision of p block elements. तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की रिवीजन जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने ऑक्सीजन फैमिली की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को डिस्कस किया था। अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो उसके बेसिस पे ही हमने देखना है कि अब ऑक्सीजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं कैसे वो केमिकल रिएक्शंस करते हैं अलग अलग रिएक्टेंट्स के साथ। जैसे हमने जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करनी है दैट इज़ अ रिएक्शन विद द हाइड्रोजन। अब आपने देखना है कि जैसे ही ये जो इसके एलिमेंट्स होते हैं जितने भी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, तो ये हम इसमें ई इन जनरल मीन्स की ले रहे हैं कि वो ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है। और आपको पता है कि ऑक्सीजन फैमिली की जो जनरल कन्फिग्रेशन दैट इज NS2NP4, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली जो है वो 16th ग्रुप को बिलोंग करती है। 16 ग्रुप एलिमेंट्स है। 16 ग्रुप का मीनिंग है उनके पीछे आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ऐसे आप याद कर सकते हो कि इसकी जो जनरल कन्फिग्रेशन होगी कि आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन जो होती है दैट इज NS2NP4 कि आउटर मोस्ट में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 6। ठीक है, तो अब आपको पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में आते हैं तो उनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। इट मीन्स कि ऑक्सीजन जो फैमिली है उसके जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज द 2। ठीक है, वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट सब में शो होती है। ओके, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि जो हाइड्रोजन है ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब भी हाइड्रोजन के साथ ये कंपाउंड बनाएंगे तो हाइड्रोजन विल एक्वायर द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो इस तरह से अगर आप इसका कंपाउंड हम बनाते हैं, हाइड्रोजन की जो वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो जब आप इसको क्रॉस करोगे तो फॉर्मूला क्या बन गया है H2O। इट मीन्स कि हर बार हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1। इट मीन्स कि जितने भी ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स हैं, ऑक्सीजन फैमिली में आपको पता है कौन कौन से आते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, जितने भी ये मीन्स की मेंबर्स हैं, जब भी ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाएंगे तो जो इनका हाइड्राइड का फॉर्मूला बन के निकलेगा दैट विल बी H2E। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 और ये ई स्टैंड फॉर द एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट इन जनरल हमने इसको ई से शो किया है। अगर आप H2O वाटर, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, देन हाइड्रोजन सेलेनाइड, देन हाइड्रोजन टेल्यूराइड, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन ग्रुप के एलिमेंट्स है वो सभी के ऊपर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी तो इनके एंड में हम आइडाइड लगा रहे हैं। देन हाइड्रोजन पोलाइड। इस वजह से हमारे पास जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं इनका जो जनरल एक फॉर्मूला बन के दैट इज H2E। ठीक है, तो इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेंगे अगर हाइड्रोजन के साथ ये कंपाउंड बनाते हैं। अब आपने ये देखना है कि अब इन जो इसके कंपाउंड हाइड्राइड्स हैं ऑक्सीजन फैमिली के, इनकी प्रॉपर्टीज़ में कैसे कैसे डिफरेंस आएगा। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हमने जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इनके डिस्कस करने हैं वो जैसे भी आपने नाइट्रोजन फैमिली के किए थे वही कैरेक्टर हमने 1 बाय 1 लेने हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं कि इसका बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्राइड की जो हाइड्राइड से बने हैं इनमें बॉन्ड एंगल जो है डाउन द ग्रुप उसमें कैसे वेरिएशन आएगी, वो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, इस चीज़ को आपने समझना है। सो जैसे आपने नाइट्रोजन फैमिली में किया था इन द सेम वे वही कंसेप्ट आप इसमें अप्लाई कर रहे हो। सो इसको आप ज़रा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले बॉन्ड एंगल का मीनिंग क्या है कि जैसे अब आप वाटर का फॉर्मूला H2O है तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो इट इज़ लाइक दिस। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है और इसमें हाइड्रोजन दोनों साइड में है। और आपको पता है कि ऑक्सीजन फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं इनके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो 2 बॉन्ड्स बनाने के बाद आउट ऑफ 6 इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज़ कर लिए बॉन्ड फॉर्मेशन में हाइड्रोजन के साथ, और 2 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यूज़ करने के बाद भी इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। इट मीन्स हर एक एटम के ऊपर 2 लोन पेयर एग्जिस्ट करेंगे। 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये जो लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर होने के कारण आपको पता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट जैसे इसमें ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का जो साइज़ है वो स्मॉल साइज़ होता है। स्मॉल साइज़ क्यों होता है? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल नहीं होता है इसलिए इसका जो साइज़ है स्मॉल है और साइज़ छोटा है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के इनको होल्ड करके अपने पास ही रखता है। इसके कारण जो इसमें ये जो आपके पास इसमें 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड पेयर है, ठीक है, और 2 ही लोन पेयर है। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, इतने सारे इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर पड़े हुए हैं तो इसमें क्या होता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्रिएट हो जाती है।
ठीक है। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का मीनिंग है कि ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन और ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन आपस में ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इन द सेम वे जब ये रिपल्शन क्रिएट होती है आपस में, ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल करेंगे तो उससे क्या होगा, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो आपस में रिपल्शन क्रिएट होती है, स्ट्रेन क्रिएट होती है। उसके कारण स्पेस कम होने के कारण इसमें जो बॉन्ड एंगल है वाटर में सबसे ज़्यादा होता है। बॉन्ड एंगल दैट इज बिटवीन द बॉन्ड एंगल, इट मीन्स कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड एंगल बन रहा है दैट इज़ 104 समथिंग, 104 डिग्री के अराउंड इसका बॉन्ड एंगल होता है। अब इस बॉन्ड एंगल की जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं उसमें कैसे वेरिएशन आती है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, आई थिंक ये आपको पता ही होगा क्योंकि अभी नाइट्रोजन फैमिली में हम ये करके आए हैं कि डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम जाते जाते हैं तो आपको पता है कि जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो हर स्टेप पे एक नई शेल ऐड होती है। न्यू शेल ऐड होने से उस सेंट्रल एटम का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता जाता है, और जैसे जैसे इनका साइज़ एटॉमिक साइज़ बढ़ता जाएगा, जैसे अभी आप अगर हम सल्फ़र का लिखते हैं तो सल्फ़र में बॉन्ड लेंथ ही हो जाएगी, मीन्स कि इसका साइज़ बढ़ जाएगा, बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रो मीन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, एटॉमिक साइज जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस जो होता है वो आउटर मोस्ट शेल से दूर होता जाता है। तो जो डाउन द ग्रुप क्या होता है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज करने के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स कितनी अच्छे से होल्ड करके नहीं रखते, वो लूजली हेल्ड हो जाते हैं थोड़े। इससे क्या होगा कि जो आपस में जो इलेक्ट्रॉन्स है एक तो उनको स्पेस और मिल जाएगी, क्योंकि जब आप ऑक्सीजन से सल्फर में आते हो, ऑक्सीजन वाटर से आप हाइड्रोजन सल्फाइड में आते हो, तो आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन में तो डी ऑर्बिटल नहीं था, इसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं था, बट इसमें सल्फर के बाद जितने भी एलिमेंट है सल्फर में भी इन सभी में डी ऑर्बिटल है। साइज़ बड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स को काफ़ी स्पेस मिल जाता है, वो इजीली आराम से स्कैटर हो जाते हैं, फैले होते हैं, उनको स्पेस होता है। अगर दूर दूर रहते हैं तो फिर उनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होती है। नो डाउट लोन पेयर उनमें भी है, बॉन्ड पेयर भी हैं, बट फ़र्क ये पड़ता था कि एरिया जगह ज़्यादा मिल जाती है, ज़्यादा स्पेस मिलने के कारण वो थोड़ा दूर दूर एडजस्ट हो जाते हैं, जिसके कारण आपस में वो कम रिपेल करेंगे, उनके जो रिपल्शन है वो कम हो जाती है। ड्यू टू डिक्रीज इन रिपल्शन वो क्या करेंगे, उनका जो बॉन्ड एंगल वो भी डिक्रीज होता जाता है। बॉन्ड एंगल मीन्स कि डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाने में बॉन्ड एंगल क्या होगा, इट विल डिक्रीज। अगर आप बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा तो नॉर्मल आपका तो ऑक्सीजन के बाद सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, तो नॉर्मल ऑर्डर ही ये फॉलो करेगा। तो अगर पेपर में आपको नॉर्मली जो इसके क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज में वो ऑर्डर्स की फॉर्म में आते हैं, ऑर्डर्स लिखे होते हैं, तो समटाइम आपको करेक्ट ऑर्डर को फाइंड आउट करना होता है। तो इसका जो ऑर्डर आएगा, आप जो इसका ऑर्डर लिख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किस में होगा, वाटर में। ठीक है, वो इसलिए साइज स्मॉल है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके ही रखता है और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी ज़्यादा होती है। देन H2S में, इसके बाद आप देख सकते हैं हाइड्रोजन सेलेनाइड में, देन H2T मीन्स टेल्यूरियम वाले में होगा। इसके बाद लास्ट में देखा जाए तो H2 पोलोनियम वाले में। इस तरह से आप देख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड एंगल जो है वो क्या कर रहा है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझ लेनी है, उसका रीज़न भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपको रीज़न असर्शन के क्वेश्चंस भी आने हैं। अगर किसी में आप कोई पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करते हैं तो उसका रीज़न भी पता हो। ठीक है, सो आई होप आपको ये बॉन्ड ऑर्डर की जो बॉन्ड एंगल की कंसेप्ट क्लियर होगी। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट में आपको लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अगर आपने लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको कुछ किसी टेम्परेचर पर उसको गर्म करना पड़ेगा, जहाँ पे जाके वो लिक्विड से वेपर फेस में कन्वर्ट हो जाए। अब ये डिपेंड करे कितनी ज़्यादा हीट हमें उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है उस टेम्परेचर तक लेके जाने के लिए, तो वो चीज़ डिपेंड करेगी इसकी एसोसिएशन पे। ठीक है, तो कि बॉन्ड एंगल जो है इसका जो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट भी नो इट इज़ अ टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू द लिक्विड फॉर्म, जो उसको लिफ्यूज होकर वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट के लिए और बॉइलिंग पॉइंट के लिए सेम ट्रेंड ही फॉलो होना है। ठीक है, और जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करेगा इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर। तो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट इट डिपेंड्स अपॉन द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, एक तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड करेगा,
तरह की इसमें फोर्सेज हैं जो इसके बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर को डिसाइड करेंगी। अब आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ पे फॉर्म होती है, इसकी बेसिक आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच ही पॉसिबल होती है। अदरवाइज अगर एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन उससे पॉसिबल नहीं होगी। अगर अब आप इसके मीन्स की जो ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स को अगर देखो तो इसमें आपको पता है ऑक्सीजन, तो सबसे पहले ऑक्सीजन है, देन सल्फर है, देन सेलेनियम है, देन टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। इनके जो हाइड्राइड्स, इनमें सबसे ज़्यादा जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है दैट इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बट बाद में जब डाउन द ग्रुप हम जाते हैं, क्योंकि उनका जो एटॉमिक साइज़ है वो इंक्रीज़ होता जाता है और उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज़ होती है। जैसे जैसे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन सिर्फ जो ऑक्सीजन के हाइड्राइड में होती है H2O में ही होगी। जो बाकी इसके हाइड्राइड्स हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन किस में होगी? सिर्फ वाटर में ही होगी। इट विल शो द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन शो करेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन शो करने के कारण इसमें जो एसोसिएशन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन अगर वाटर मॉलिक्यूल में है तो उस केस में आपको उसको ज़्यादा हीट करना पड़ता है। इसलिए जो इससे रिलेटेड बोर्ड में आपको क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है, व्हाई डू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस वाटर इज़ एक्सेप्शनली हाई, कि बाकी जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं उनके कंपैरेटिवली जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो एक्सेप्शनली हाई है। तो फ्रेम होता है इसकी वाटर के केस में से कि वाई डू वाटर हैज़ एक्सेप्शनली हाई बॉइलिंग पॉइंट, कि जो वाटर मॉलिक्यूल है उनका जो वाटर मॉलिक्यूल का जो सिंपल वाटर का भी बोल सकते हो, इसका बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हाई क्यों, तो सबसे ज़्यादा क्यों होता है? तो ज़्यादा होने का सिर्फ एक ही रीज़न है, ऑक्सीजन एक तो स्मॉल साइज में होता है और सेकेंडली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यही रीज़न आपने इसमें याद करना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन सिर्फ वाटर में ही अपना एक्ट करेगी, बाकी सब में जो नेक्स्ट वाले मेंबर्स हैं सल्फर से लेके पोलोनियम तक, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई रोल नहीं होता, वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन इनमें पॉसिबल नहीं होती। तो ये फर्स्ट वाले में ही है। तो ये एक क्वेश्चन अपने माइंड में रखिए। इनके रीजन असर्शन में आपको स्टेटमेंट दी हो, साथ में रीजन यू डोंट नो क्या देगा, वो रीजन कुछ भी दे सकते हैं, बट आपको जो करेक्ट रीजन पता होगा तो आप उसको जस्टिफाई कर पाओगे। इसके बाद हमने देखना है कि अब जो बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए क्या ऑर्डर फॉलो होता है, कि नो डाउट वाटर का तो सबसे चलो ज़्यादा हो गया। अब बाकी जो एलिमेंट है उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन तो करेगी नहीं, तो कौन सी फोर्सेस एक्ट करती है इसमें? वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ये कितना एरिया मॉलिक्यूल्स का आपस में कॉन्टैक्ट में आ रहा है, जितना ज़्यादा एरिया वो आपस में कॉन्टैक्ट में आएगा उतनी ज़्यादा उसमें स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होगी। जब वो ज़्यादा एसोसिएशन में रहेंगे तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से पास रहेंगे। ठीक है, तो अगर जितने पास होंगे उसको अगर आपने बॉईल करना है या फिर आपने उनको मेल्ट करवाना है तो आपको ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो आपने डिग्री ऑफ एसोसिएशन देखना है, उसमें कितनी क्लोजनेस है, कितने वो पास रहते हैं। तो अब आप जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन दैट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया। जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उनमें ज़्यादा एरिया कॉन्टैक्ट में आएगा, जिनका सरफेस एरिया कम है उनका कम एरिया कॉन्टैक्ट में आएगा और उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। अब वैन डर वाल्स फोर्सेस है, वैन डर वाल्स फोर्सेस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। कितना एरिया उनका कॉन्टैक्ट में आ रहा है और एरिया कितना कॉन्टैक्ट में आएगा दैट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया। वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, एसोसिएशन डिपेंड करती है उनके सरफेस एरिया पे कि जो उनका एरिया कितना है। एरिया का मीनिंग है कि उनका कितना सरफेस, कितना मॉलिक्यूल्स कितने बड़े हैं, वो आपस में टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इसी चीज़ को हमने नोटिस करना। अब इसको अगर हम मीन्स एक्सप्लेन करें तो डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो डाउन द ग्रुप जाते जाते एटॉमिक साइज़ क्या होता है वो इंक्रीज़ करता जाता है। जैसे जैसे एटॉमिक साइज़ बढ़ता जाएगा तो उनमें आपस में डिग्री ऑफ एसोसिएशन बढ़ती जाती है और उसमें जो वैन डर वाल्स फोर्सेस वो ज़्यादा एग्जिस्ट करेंगी। तो जितनी ज़्यादा वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी उतनी वो क्लोज रहेंगे और उसको अपने अगर वेपराइज करना है या फिर उनको मेल्ट करना है तो हमें ज़्यादा मीन्स की हीट करना पड़ेगी। मीन्स की बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है डाउन द ग्रुप क्या करेगा, इट विल इंक्रीज। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शुड इंक्रीज, वो इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, क्यों करता है? ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज।
इनका जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ता जाता है, उससे वन डर फोर्सेस इंक्रीज होंगी। तो ये ऐड करेंगे ऑर्डर, जैसे आपको अभी क्लियर हो ही गया है कि नॉर्मल सबसे पहले आपको पता है वाटर है H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, ठीक है, वो तो आपने एक्सेप्शनली लिख दिया। इसको लिखने के बाद बाकी ऑर्डर आपने डाउन द ग्रुप लेके जाना, मीन्स एक्सेप्शनल केस वाटर को छोड़ देना है, बाकी जो ऑर्डर है डाउन द ग्रुप आप मीन्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे। तो इसको छोड़ने के बाद इसके बाद नेक्स्ट क्या आपके पास H2S, ठीक है, देन H2SC सिलीनियम आएगा, फिर आपको पता है टेल्यूरियम होता है, देन यू आर हैविंग द पोलोनियम, हाइड्राइड ऑफ पोलोनियम। तो आपको पता है कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता जाता है, तो पोलोनियम में सबसे ज़्यादा साइज है, सबसे ज़्यादा एसोसिएशन इसमें होगी, देन टेल्यूरियम में, देन सेलेनियम में, ठीक है, देन सल्फर में। तो आपने फर्स्ट ग्रेटर देन का साइन वाटर की तरफ आना, बाकी सारे इस वे से जाने हैं। तो डाउन द ग्रुप जो इसका साइन मीन्स कि बॉइलिंग पॉइंट इट इंक्रीजेज, वो इंक्रीज करता है। तो ये ऑर्डर्स आपको देख रहे हैं, ये नहीं कि एग्जाम में अगर पेपर में आता है तो ये तो यहाँ तक तो आपको पता है, तो आप ये सोचो कि ये वाला एरो भी इसी साइड ही होना चाहिए, सो दैट विल बी रॉन्ग, ये रॉन्ग होगा, ठीक है। बेसिकली हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि वाटर जो है वो एक्सेप्शनल केस है, इस चीज़ को आपने याद करना है। इसको छोड़ के बाकी ऑर्डर एज सच जाएगा, बिकॉज कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इसका जो है वो वन डर फोर्सेस पे डिपेंड करता है। वन डर फोर्सेस सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगी, कितना एरिया कॉन्टैक्ट में है, इसी चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है। सो आई होप इसका ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर में से बेटा क्वेश्चन आपको 100% आने ही है। पी ब्लॉक एलिमेंट पे ऑर्डर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो MCQ पैटर्न है, तो इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको होंगे, तो ऑर्डर्स आपने सारे अच्छे से समझते जाना है, ठीक है। इस बार भी CBSE का जो सैम्पल पेपर आया है उसमें भी आप देखोगे तो उन्होंने ऑर्डर्स के काफ़ी क्वेश्चन और बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट के आए भी हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए पहले हम साथ साथ जो बेसिक कंसेप्ट करें इनको समझ के आपने हर एंगल से क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि जो आए हैं वही इस बार भी आने हैं, बट मे भी कुछ चेंज हो सकते हैं, बट बेसिकली सिलेबस तो वही रहेगा ना, बेसिक कंसेप्ट आपकी वही रहनी है। सो आई होप ये यहाँ तक आपको इसका जो सेकंड प्रॉपर्टी थी बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमने नेक्स्ट करना है थर्मल स्टेबिलिटी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मीनिंग है कि जब आप किसी चीज़ को गर्म करते हो, गर्म करने पर भी वो स्टेबल रह पाता है कि नहीं रह पाता। अगर वो गर्म करने पे उसकी जो बॉन्ड ब्रेक कर जाती है तो आप बोलोगे थर्मली अनस्टेबल है, ठीक है। तो इसी चीज़ को आपने हाइड्राइड्स के केस में नोट करना है। तो अगर आप इसके हाइड्राइड्स के हम लिख लेते हैं मेंबर्स, H2O, देन H2S, देन हाइड्रोजन सल्फर, सेलेनियम, देन टेल्यूरियम, देन पोलोनियम, ओके। और अब ये जो थर्मल स्टेबिलिटी है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इट मीन्स कि वो स्टेबल होगी, वो जल्दी गर्म करने पे नहीं टूटेगी। अगर वो बॉन्ड वीक है तो थोड़ा सा गर्म करने पे भी वो टूट जाएगी। इट मीन्स कि पहले आपको इसका एक थोड़ा सा को रिलेशन, आपस में क्या रिलेशन है वो पता होना चाहिए कि थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। ग्रेटर द बॉन्ड स्ट्रेंथ मोर विल बी द थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। अगर वो इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड थर्मल स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। अब ये बॉन्ड स्ट्रेंथ किस चीज़ पे डिपेंड करती है, क्योंकि अब बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो बॉन्ड या तो फिर शॉर्ट होती है या बॉन्ड लंबी होती है, छोटी मीन्स कि उसकी लेंथ कम होती है या फिर वो लॉन्ग होती है। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन द बॉन्ड लेंथ, वो बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करेगी कि बॉन्ड कितनी लंबी है या कितनी छोटी है। तो आपने देखना है कि इन्वर्सली मीन्स कि ये इन्वर्सली मीन्स कि अगर एक चीज़ कम होती है तो दूसरी ज़्यादा होगी। जैसे थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली का मीनिंग है अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो वो थर्मली स्टेबल होगी, थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है अगर एक फैक्टर कम हो रहा है तो दूसरा फैक्टर ज़्यादा होगा। इसी तरह से अगर ये जो थर्मल स्टेबिलिटी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ, वो बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लंबी बॉन्ड होगी, अगर बॉन्ड लेंथ लंबी है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जितनी लॉन्ग बॉन्ड लेंथ है वो इजीली ब्रेक करेगी। जैसे ये सपोज बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, आप कोई भी ले रहे हो, टेल्यूरियम का ले रहे हो, ठीक है, तो जितनी ज़्यादा लंबी बॉन्ड लेंथ होगी, लंबाई अगर इसकी ज़्यादा है तो वो दैट विल बिकम वीकर। अगर बॉन्ड लंबी है वो वीक होगी, वीक होने से वो जल्दी टूट जाएगी, थोड़ा सा भी हीट करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगी। इट मीन्स कि वो थर्मली क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी, थर्मल स्टेबिलिटी उसकी डिक्रीज़ कर जाएगी। अब ये बात आपने इस जो मीन्स की हाइड्राइड्स में देखनी है कि इस ग्रुप में जो जितने भी हाइड्राइड्स उसमें ये कैसे अप्लाई होना है। और आपको ये पहले भी पता है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जाते जाते क्या होता है कि डाउन द ग्रुप जाने
में उनका जो साइज़ है, साइज़ कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। साइज़ जो एटॉमिक साइज़ होता है वो बढ़ता जाता है। सेंट्रल एटम है उसका एटॉमिक साइज़ बढ़ता जाएगा। जितना एटॉमिक साइज़ उसका इंक्रीज़ होता जाता है तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होती जा रही है, इंक्रीज़ होने के साथ साथ वो वीक भी होती जाएगी। और जैसे जैसे वो डाउन द ग्रुप हम जाएंगे तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, वो कम हो जाएगी। थर्मल स्टेबिलिटी विल डिक्रीज। जैसे इसमें अगर हम देखें ऑक्सीजन की बॉन्ड, ऑक्सीजन में से 2 ही शेल्स होती है, इसमें बॉन्ड थोड़ी छोटी है। देन आप सल्फर के केस में अगर आते हो, सल्फर के केस में बॉन्ड लेंथ थोड़ी और लंबी लेंथ ही हो गई। देन सेलेनियम में अगर देखें, सेलेनियम में क्योंकि एक शेल टोटल 4 शेल्स होती हैं तो इसकी बॉन्ड लेंथ और होगी। देन टेल्यूरियम में देखेंगे तो और लेंथ ही होगी। पोलोनियम में है, अगर आप पोलोनियम की बात करो तो अगेन बॉन्ड लेंथ हो, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता जा रहा है। इसमें एफ ऑर्बिटल भी आ गया है तो इसमें शेल्स कितनी होती, टोटल 6 शेल्स हैं तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ और इंक्रीज़ होगी। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता जाता है और उनकी जो बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ वो इंक्रीज़ कर रही है। बॉन्ड इज़ बिकमिंग लॉन्गर एंड वीकर। और इससे क्या होगा, उसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो भी क्या करेगी कि इसको कम एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी डिक्रीज़ करेगी। और अगर वो जल्दी टूट जाएगा इट मीन्स वो स्टेबल नहीं है। स्टेबल नहीं होने का मीनिंग है कि उसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम हो गई है। तो इट मीन्स कि इसको आप 2-3 पॉइंट्स आपने इसके लिखने हैं। मेन तो आपको समझ आ ही गया है कि इट डिपेंड्स अपॉन द साइज़, कि एटॉमिक साइज़ का मीनिंग है कि बॉन्ड लेंथ, उसकी लेंथ कितनी जा रही है उसमें। अब सो इसमें जो मेन पॉइंट्स आपने देखने हैं दैट इज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज इंक्रीज होते होते वो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और इट बिकम वीकर एंड थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। इस वजह से अगर एग्जाम में आपको इसका ऑर्डर लिखने के लिए आ जाता है बॉन्ड थर्मल स्टेबिलिटी का, तो आप बोल सकते हो कि डाउन द ग्रुप ये करनी क्या है, डिक्रीज करनी है। और सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल कौन सा होगा, दैट इज़ अ वाटर, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन जो सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा। इस वजह से अगर आप इसका ऑर्डर लिखो, ऑर्डर आप मेंशन कर सकते हो इसका थर्मिंग डाउन द ग्रुप। अगर हम डाउन द ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या करती है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, वो डिक्रीज करेगी। तो आपने बेटा यही ऑर्डर याद करना है एग्जाम में कि ग्रेटर देन का साइन जो है दैट शुड बी टुवर्ड द वाटर। वाटर सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल है और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते जा रहे हैं इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती जाती है। तो ये ऑर्डर आपने करने, मेन इनके ऑर्डर्स को आप लोगों ने समझना है। ठीक है, तो आई होप ये आपको थर्मल स्टेबिलिटी का टॉपिक समझ आ गया होगा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज़ द एसिडिक नेचर। अब एसिडिक नेचर को भी अब यहाँ से समझ सकते हो। एसिडिक नेचर का मीनिंग क्या होता है कि नॉर्मली कोई भी चीज़ जो एसिड्स होते हैं, एसिड क्या करते हैं, दे कैन रिलीज द हाइड्रोजन आयन, वो H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो जो भी H पॉजिटिव आयन को जल्दी रिलीज कर देंगे उनको बोलेंगे वो एसिडिक होते हैं। जो हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। बट चीज़ देखनी है कि मीन्स कि किस में हाइड्रोजन और सेंट्रल एलिमेंट की बॉन्ड जल्दी टूटेगी और हाइड्रोजन जल्दी से रिलीज होगा। ठीक है, तो इस जैसे अभी आपने थर्मल स्टेबिलिटी में किया है, ठीक है, तो इन द सेम वे बट इसमें जो वाटर है उसका एक्सेप्शनल बिहेवियर है कि वाटर इट इज़ नॉट एसिडिक इन नेचर। जो वाटर है वो एसिड नहीं होता, वो इसलिए कि आपको पता है कि वाटर न्यूट्रल है और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है जिसके कारण ऑक्सीजन, यू नो कि ऑक्सीजन स्मॉल साइज में है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हाइड्रोजन को बड़े अच्छे से होल्ड करके रखता है, ये हाइड्रोजन जल्दी रिलीज नहीं करता। तो वाटर इज़ नॉट एसिडिक इन नेचर। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते जाते हैं, ठीक है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जब नीचे अब जाएंगे तो आपको पता है कि जैसे ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है। इंक्रीज जब बॉन्ड लेंथ करेगी तो इंक्रीज करने से एटॉमिक साइज भी उसका इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज करने के कारण ही तो बॉन्ड बढ़ रही, लंबी हो रही है। और जितनी ज़्यादा बॉन्ड लंबी होती जाएगी वो वीक होती जाएगी। अगर बॉन्ड वीक हो रही है तो वो आपने बोला थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाती है। थर्मल स्टेबिलिटी कम होने का मतलब कि वो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगी। ठीक है, अगर बॉन्ड हाइड्रोजन की जल्दी टूट जाती है तो हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। इट मीन्स कि दैट विल गिव द हाइड्रोजन आयन, वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर देगा। इट मीन है कि हाइड्रोजन आयन जिसमें रिलीज होगा वो मोर एसिडिक होगा। हमने हाइड्रोजन आयन को रिलीज करवाना है उस। जब आप एसिडिक करैक्टर की बात करते हो तो आप इसमें इसका एसिडिक नेचर का करैक्टर डिस्कस करो। एसिडिक करैक्टर के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है कि दैट बॉन्ड ऑफ ये हाइड्रोजन की और ये वाली बॉन्ड ब्रेक करनी चाहिए। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते जाओगे बॉन्ड क्या होती जा रही है, लॉन्ग होती जा रही है
ओके। इस तरह से जितनी ज़्यादा ये बॉन्ड लॉन्ग हो जाएगी उतनी ज़्यादा ये जल्दी ब्रेक कर जाएगी। जितनी जल्दी ये हाइड्रोजन की बॉन्ड ब्रेक करेगी उतनी जल्दी ये H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगी। इट मीन्स कि उतना ही अच्छा वो एसिड माना जाएगा। इट मीन्स कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन अटोमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, bond length become longer and weaker, so it can easily release the हाइड्रोजन आयन वो इजीली रिलीज कर देता है। दैट इज़ वाई जो एसिडिक करेक्टर है, एसिडिक करेक्टर डाउन द ग्रुप क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। अगर आप इसका काफ़ी ऑर्डर लिखते हो तो पोलोनियम जो है इट इज़ द मोस्ट एसिडिक, सबसे ज़्यादा होगा, देन टेल्यूरियम वाला, देन सेलेनियम, देन H2S, देन लास्ट में वाटर है। इट मीन्स कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, एसिडिक करेक्टर विल इंक्रीज। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इसका मेन ट्रेंड आपने याद रखने हैं और उसको लॉजिकली याद रखना ताकि पेपर में आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, कोई एक जो इसमें फैक्टर जो मेन रीजन अप्लाई है उस चीज़ को समझ लेना है। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज़ अ रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर का पहले आप मीनिंग समझो। रिड्यूसिंग का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी ऐसा मीन्स कि जो कोई एलिमेंट दूसरे की रिडक्शन करवाता है। पहले आपको रिडक्शन का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। रिडक्शन का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडेशन बोला जाता है। अब यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन की आपको तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अलग अलग डेफिनेशंस हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी होती है। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट की बात करो तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन बोलते हैं। बट हाइड्राइड्स के केस में, क्योंकि हम हाइड्राइड्स डिस्कस कर रहे हैं, हाइड्राइड के केस में इसमें हाइड्रोजन की एडिशन को या रिमूवल को हम देखेंगे। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मीनिंग है इनमें से कौन सा हाइड्राइड ऐसा है जो दूसरे रिएक्टेंट में हाइड्रोजन को ऐड करवा देगा। रिड्यूसिंग नेचर का मीनिंग है जो भी आप इसके साथ दूसरा रिएक्टेंट डाल रहे हो ये उसको हाइड्रोजन दे देगा और उसमें जब हाइड्रोजन दे दी जाएगी तो वो उसमें ऐड हो जाएगी। इट मीन्स कि जो भी इसका पार्टनर आ रहा है उसकी वो रिडक्शन करवाता जा रहा है। क्योंकि वो बाकियों की रिडक्शन करवा रहा है तो आप बोल रहे कि उसका वो रिड्यूसिंग नेचर में है, पर उसका नेचर क्या रिड्यूसिंग है, किसी को भी रिड्यूस करवा देता है। जैसे कोई LIC का एजेंट होता है, वो उसका काम सभी की LIC करवाना, ठीक है, वो अपनी नहीं करता रहता, वो दूसरों की LIC करवाता है। इन द सेम वे इसमें अगर रिड्यूसिंग नेचर की बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि जिस कंपाउंड की भी हम बात कर रहे हैं अगर वो रिड्यूसिंग इन नेचर है वो दूसरों में फिर क्या करेगा, उनकी रिडक्शन करवाएगा, उनमें हाइड्रोजन ऐड करवाएगा। अब हाइड्रोजन वो तभी ऐड कराएगा ना, हाइड्राइड में अगर देखा जाए हाइड्राइड में दो हाइड्रोजन होते हैं ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स में। जब वो अपनी हाइड्रोजन को तोड़ देगा, ठीक है, अपनी हाइड्रोजन रिमूव कर देगा, अपनी हाइड्रोजन दूसरे को दे देगा। इट मीन्स कि अगर दूसरे को हाइड्रोजन दे के उसकी रिडक्शन करवा रहा है पर खुद तो वो क्या कर रहा है, अपनी हाइड्रोजन को लूज कर रहा है। इट मीन्स कि सेल्फ उसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। जब भी कोई रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो उसकी सेल्फ ऑक्सीडेशन होती है। अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दूसरे की ऑक्सीडेशन करवा रहा है तो उसकी सेल्फ रिडक्शन होती है। ये कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए। इसलिए अगर आप इसमें देखोगे कि जिसमें हाइड्रोजन की बॉन्ड जल्दी टूट जाएगी, ठीक है, आपको पता सभी में दो हाइड्रोजन है, और जिसमें हाइड्रोजन जल्दी टूटेगी वही फिर दूसरे में जाके ऐड होगी ना। तो इसमें फिर वो मीन्स कि जो भी अपने एसिडिक कैरेक्टर वाला ऑर्डर किया सेम ऑर्डर ही रिपीट होना है। क्योंकि जब जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जैसे हम अगेन वही केस या ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाएगा जो हाइड्रोजन एंड एलिमेंट की बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होती जा रही है। बॉन्ड इंक्रीज होने से इट विल बिकम लॉन्गर, लॉन्ग भी हो रही है और वीक भी हो रही है। देन इट कैन ईजिली ब्रेक, ईजिली वो टूट जाती है क्योंकि उसको कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ती है, कम एनर्जी से भी वो टूट जाएगी। और जितनी जल्दी ये हाइड्रोजन यहाँ से टूट जाएगी, ठीक है, तो ये दूसरे एलिमेंट में ऐड हो जाएगी। ये हाइड्रोजन दूसरा जो भी आपने रिएक्टेंट डाला उसमें ऐड हो जाएगी। इट मीन्स इसने उसकी रिडक्शन करवा दी है और ये ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रही है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर विल इंक्रीज, क्योंकि हाइड्रोजन जल्दी टूटेगी, बॉन्ड लंबी हो रही है, जल्दी टूटेगी तो हाइड्रोजन जब यहाँ से टूट जाएगी दूसरे में जाके ऐड हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, जैसे हमने एसिडिक कैरेक्टर बोला इंक्रीज करता है, तो इन द सेम वे जब ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जब डाउनवर्ड हम जाएंगे तो उसका जो आप लिख सकते हो, क्योंकि तो ये मैंने मेंशन कर दिया कि डाउनवर्ड आप इस वजह से एरो लगाओगे, ठीक है, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर डाउनवर्ड क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है इसका नेचर जो है
दैट विल इंक्रीज, अपवर्ड एरो डाला हुआ है। इस तरह से आपने इस चीज़ इनके ऑर्डर्स को याद करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मीन्स की केमिकल रिएक्टिविटी ट्रेंड ऑफ द कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन। हाइड्राइड्स के अभी हमने ट्रेंड डिस्कस किए हैं। इसके बाद हमने देखना है कि ये जो मीन्स की ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट है, अगर ये ऑक्साइड बनाते हैं तो ऑक्साइड्स में इनका केमिकल रिएक्टिविटी के ट्रेंड्स में क्या वेरिएशन आ रही है। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्साइड ऑक्सीजन फैमिली के जो भी ऑक्साइड्स हैं, अगर ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन करते हैं तो वो किस टाइप के ऑक्साइड्स बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसमें दो तरह के ऑक्साइड्स इसमें बनते हैं, EO2 मीन्स कि EO2 में क्या होगा कि आपको पता ऑक्सीजन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर इस ग्रुप में देखा जाए जितने भी एलिमेंट्स हैं बाकी सारे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज छोटा होने के कारण ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इन स्टेट में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, अगर आप देखो तो ऑक्सीजन कि इसमें 2 ऑक्सीजन यूज़ हो रहे हैं तो टोटल -4 चार्ज हो गया और इसमें +4। इट मीन्स कि एक ऑक्साइड अगर डाइऑक्साइड बनाना तो उसमें इन एलिमेंट्स की जितने भी एलिमेंट्स आपने करने हैं, दैट सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, इनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वो +4 रहेगी। ठीक है, एक तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। EO2 अगर बनाते हैं ये सारे +4 स्टेज वाले हैं और ऑक्सीजन के साथ तो ये बना रहे हैं तो ऑक्सीजन का ऑक्साइड मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आप ऑक्सीजन के हम ऑक्साइड्स लिखें, ऑक्सीजन की ऑक्साइड कौन सी होंगे, एक तो O2 होगा, ठीक है, दूसरा है O3। कि अगर ऑक्सीजन मीन्स कि डाइऑक्साइड O2 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, अगर ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करें तो ये ओजोन बनाता है। तो दीज आर द 2 ऑक्साइड्स ऑफ द ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की अपने सेल्फ जो अपने आप के एक दूसरे के साथ कंबाइन करके बनाते हैं तो ओजोन और O2 की फॉर्म में है। इन द सेम वे अगर सल्फर के आप ऑक्साइड लिखते हो तो सल्फर भी जैसे हमने बोला कि डाइऑक्साइड बना सकता है और ट्राइऑक्साइड भी बनाएगा। जितने भी इसके ऑक्सीजन को छोड़ के जो नेक्स्ट एलिमेंट है सभी में d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है और वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं बाय यूटिलाइजिंग द d ऑर्बिटल। क्योंकि इनमें d ऑर्बिटल है, इसको यूटिलाइज करके वो दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें शो करते हैं। तो अगर आप इस सेकंड टाइप जो ऑक्साइड की ये फॉर्म करते हैं EO3, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 3 है टोटल। तो 3 × -2 एक ऑक्सीजन की जो स्टेट होती है दैट इज -2 की उसकी वैलेंसी 2 है तो -2 इस मीन्स टोटल -6 हो गया। -6 को बैलेंस करने के लिए +6। इट मीन्स कि जो E एलिमेंट है इसमें जो एलिमेंट E हम शो कर रहे हैं, जो इस ग्रुप के बाकी एलिमेंट सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कंपाउंड बना सकते हैं। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब वो डाइऑक्साइड बनाएंगे, अगर वो ट्राइऑक्साइड बनाते हैं तो वो मीन्स की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में शो कर सकते हैं। जैसे सल्फर का अगर आप ऑक्साइड से कोई सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनाएगा। इन द सेम वे अगर सेलेनियम के ऑक्साइड्स हम देखते हैं, अगर +4 में बनाता है तो सेलेनियम डाइऑक्साइड, अगर +6 में बनाएगा तो सेलेनियम ट्राइऑक्साइड। ठीक है, इन द सेम वे अगर टेल्यूरियम की आप ऑक्साइड्स देखो तो टेल्यूरियम डाइऑक्साइड +4 में एंड टेल्यूरियम ट्राइऑक्साइड इन द +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इन द सेम वे पोलोनियम डाइऑक्साइड एंड पोलोनियम ट्राइऑक्साइड। इट मीन्स कि ये बाकी जो एलिमेंट है वो +4 एंड +6 दोनों स्टेट्स में ही ये ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। तो इसको आपने समझना। अब हमने इन ऑक्साइड्स का ऑर्डर डिस्कस करना है कि इनका कौन कौन सा हमने ऑर्डर डिस्कस करना है। एक तो हमने इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है या फिर वो डिक्रीज होती है, उसके ऊपर किस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो दूसरा आपने देखना है रिड्यूसिंग नेचर को डिस्कस करना है। देन ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो ऑक्सीडाइजिंग इसकी ऑक्साइड से रिलेटेड इनके ट्रेंड्स एग्जाम में आपको आते हैं। तो सबसे पहले हमने जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको क्लियर हो गया है कि इसमें +4 है, इसमें +6 है। इसको स्टार्ट करने से पहले आपने एक और चीज़ भी समझनी है कि आपने पहले ही हमने ऑक्सीडेशन स्टेट में ये डिस्कस किया था, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट बिकम द लेस स्टेबल। वो डाउन द ग्रुप जाते जाते जो हैवियर एलिमेंट है उनकी टेंडेंसी ये होती है कि वो मीन्स कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करें। नॉर्मली जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो डाउन द ग्रुप वो कम करते हैं, उसमें 2 का डिफरेंस आ जाता है। जैसे ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +6 है तो 2 लेस देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे।
दैट इज ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। हमने बोला था कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है 4f ऑर्बिटल का, जो ns के इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिसिपेट नहीं करने देता। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब कम पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो करेगी, सिर्फ +4 तक ही शो करती है, क्योंकि नॉर्मल जो ऑक्सीजन फैमिली में आपको पता है NS2 और NP4 होते हैं, और जब 2 इलेक्ट्रॉन ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो नाइट्रो मीन्स की p ऑर्बिटल के 4 इलेक्ट्रॉन ही फॉर्म मीन्स की बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो इसीलिए जैसे जैसे हमने डाउन द ग्रुप जाना है सल्फर से, जब हम मीन्स पोलोनियम की साइड डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लेस स्टेबल होती जाती है ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल, और जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट है डाउन द ग्रुप वो ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, क्योंकि लोअर वाले एलिमेंट में पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने में या उनको मीन्स कि उसमें बिलीव नहीं करते, तो वो फिर लो ऑक्सीडेशन स्टेट को मीन्स की प्रेफर करते हैं। तो इन पॉइंट्स को आपने अपने माइंड में रखना है, तभी हम इनके ये जो मीन्स की कैरेक्टर्स हैं इनके ऑर्डर्स को डिस्कस कर पाएंगे। सो नाउ कमिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ में देखो, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आप देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द डाइऑक्साइड, ये डाइऑक्साइड्स हैं, डाइऑक्साइड्स की अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ को देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको पता है एसिड्स कौन होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है तो उसका साइज थोड़ा छोटा होना चाहिए, दैट शुड हैव स्मॉल साइज। अगर साइज स्मॉल होगा तो नेबरिंग में जो भी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इट मीन्स कि जब आप इसमें मीन्स कि सल्फर डाइऑक्साइड, सिलीनियम डाइऑक्साइड, टेल्यूरियम ऑक्साइड, इसमें डाइऑक्साइड में एसिडिक स्ट्रेंथ को डिस्कस करते हो, एसिडिक को, ठीक है। जितने भी इसमें आप देख सकते हो सल्फर डाई में सभी में ऑक्सीडेशन स्टेट तो सभी में +4 ही है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऑक्सीडेशन स्टेट डाइऑक्साइड के केस में सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ही रहेगी। और जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, बट आप ये चीज़ नोटिस करो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप डाइऑक्साइड्स के केस में जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो सल्फर से सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम में, तो आपने ये चीज़ पहले भी की हुई है, डाउन द ग्रुप जाने में साइज़ जो होता है एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है। जैसे जैसे एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता जाएगा उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती जाती है, तो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगी, और लूज द इलेक्ट्रॉन वो टेंडेंसी जो इलेक्ट्रॉन मेटालिक करेक्टर डाउन द ग्रुप थोड़ा बढ़ जाता है, तो नॉन मेटालिक करेक्टर कम हो जाता है। और आप बोल सकते हो एसिडिक करेक्टर जो डाउन द ग्रुप जाओगे तो वो डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज क्यों हो जाएगा कि जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज में इंक्रीमेंट होती जा रही है, इसमें 2-3 शेल्स इसमें 4 एंड देन मीन्स की जैसे जैसे साइज इनका बढ़ता जाएगा इनमें, तो आप देख सकते हो कि जितना साइज बढ़ेगा तो उसका जो मेन सेंट्रल एटम है दूर होता जा रहा है, उसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है, टेंडेंसी, वो कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो एसिडिक करेक्टर नहीं शो करेगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी कम हो रही है। इट मीन्स कि डाइऑक्साइड्स के केस में अगर आप इसका ऑर्डर लिखो तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, जिसमें नंबर ऑफ जिसका सबसे स्मॉल साइज इनमें से सबसे स्मॉल साइज है सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो अगर आप डाइऑक्साइड का ऑर्डर लिखते हैं, डाइऑक्साइड में मोस्ट एसिडिक है सल्फर डाइऑक्साइड, देन सेलेनियम डाइऑक्साइड, देन हमारे पास आएगा टेल्यूरियम डाइऑक्साइड, देन पोलोनियम डाइऑक्साइड। इस वे से जो मीन्स कि डाउन द ग्रुप जाने में एसिडिक करेक्टर क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। और मोस्ट एसिडिक कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड मोस्ट एसिडिक होती है। जैसे आपको पता है कि जब भी नेचर है एसिडिक नेचर ऑफ द डाइऑक्साइड, ठीक है, एसिडिक। सो आई थिंक ये आपको पता लग गया हो कि एसिडिक करेक्टर विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है, जिससे उनकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। इसलिए डाउन द ग्रुप जाते जाते एसिडिक करेक्टर क्या होगा, वो डिक्रीज हो रहा है, और सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज मोस्ट एसिडिक इन द डाइऑक्साइड। इन द सेम वे जो रीज़न अभी आपने यहाँ पे लिखा, सेम रीज़न आपका इसमें ट्राइऑक्साइड्स के लिए भी ही आना है, ठीक है। अगर आप ट्राइऑक्साइड्स के लिए इसका पहले हमने डाइऑक्साइड का लिखा है, अगर आप ट्राइऑक्साइड के लिए ऑर्डर लिखें तो वो भी सेम रहेगा। तो यू कैन मेंशन कि सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्योंकि हमें नहीं पता एग्जाम में डाइऑक्साइड का आना कि ट्राइऑक्साइड का, हमने सारे ही करने हैं। तो ट्राइऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक, देन सेलेनियम डाइऑक्साइड, देन टेल्यूरियम डाइऑक्साइड, देन पोलोनियम। तो पोलोनियम जो है वो लीस्ट एसिडिक होगा, इसका भी जो एसिडिक करेक्टर है डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा।
तो एसिडिक करैक्टर इनका दोनों का इसी तरह से सेम ही जाना है, ये चीज़ आपने इसमें देख लेनी है। आप रिड्यूसिंग नेचर की इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट समझो। रिड्यूसिंग नेचर का मीनिंग है कि जो भी नेक्स्ट वाला जो भी रिएक्टेंट इनके साथ आ रहा है उसकी इसने रिडक्शन करवानी है, मेन कि उसको इलेक्ट्रॉन गेन करवाने हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन तभी करवा सकेगा जब वो खुद इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इट मीन्स कि जब सल्फर इसमें +4 से +6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तब ही ये इसमें रिड्यूसिंग करैक्टर शो करेगी। मीन्स इसको 2 इलेक्ट्रॉन और लूज करने पड़ेंगे। इट मीन्स कि जो भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है या जो भी रिडक्शन करवाता है दूसरे की, उसकी सेल्फ क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, तो इसमें जो सल्फर है इट इज़ ऑलरेडी इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ये मीन्स की रिड्यूसिंग नेचर शो करता है, रिड्यूसिंग दूसरे पार्टनर को रिड्यूस करने के लिए इसको अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन और लूज कर देता है तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। तो इन ऑक्साइड्स में से जो भी इजीली +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा वो एक अच्छा रिड्यूसिंग मीन्स की करैक्टर उसका माना जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि इसमें जो फर्स्ट वाला सल्फर है, सल्फर में हमने डिस्कस किया था कि इसे SF6 बनता है, तो सल्फर में 6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो स्टेबल होती है, क्योंकि उस केस में आपने देखा था कि सल्फर जो है ये मीन्स की ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना के चारों तरफ से ये प्रोटेक्ट हो गया था और ये हाइड्रोलिसिस भी नहीं शो कर रहा था। इट मीन्स कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर के केस में स्टेबल मानी जाती है, वो स्टेबल होता है। तो इसलिए जो सल्फर है वो बड़ी इजीली +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा और रिडक्शन कर देगा। मीन्स कि जिस रिडक्शन दूसरे की करवाने का मीनिंग है कि सेल्फ ऑक्सीडेशन। इसमें जो मीन्स की एलिमेंट जल्दी सेल्फ ऑक्सीडेशन करेगा, जल्दी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके +6 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इनमें पॉसिबिलिटी होती है। सेल ऑक्सीजन फैमिली की जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी है +6 है, और ये डाइऑक्साइड में सारे ही +4 में होते हैं, तो +4 से ये +6 में जा सकते हैं। पर हमने देखना है कि कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएंगे। और आपने किया था कि जैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। इट मीन्स कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप जब जाते हैं, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। इट मीन्स कि सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम तक आते जाके उसकी कोई ये टेंडेंसी नहीं होती कि मैं +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करूँ। अगर वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करेगी, अगर वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन ये पोलोनियम लूज ही नहीं करेगा, ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा तो वो जो दूसरा पार्टनर इसके साथ रिएक्शन करने के लिए आया है वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएगा। इट मीन्स कि ये उसकी रिडक्शन नहीं करवा पाएगा। तो ये इसमें जो बेसिक रीज़न आएगा दैट इज़ ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो इनका जो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाती है। अगर +6 की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, वो +6 शो ही नहीं कर रहा, तो इट मीन्स वो रिडक्शन ही नहीं करेंगे दूसरे पार्टनर की। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो रिडक्शन जो रिड्यूसिंग नेचर है, ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ दिस ग्रुप, इस रिड्यूसिंग नेचर जो है डाउन द ग्रुप क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, इट विल डिक्रीज, ये डिक्रीज होगा। डिक्रीज क्यों होगा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट आप लिख सकते हो, इनर्ट पेयर इफेक्ट, और यू कैन से स्टेबिलिटी ऑफ द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होती। इस तरह से जो ऑर्डर निकल के आता है, इट मीन्स कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है इट इज़ द मोस्ट रिड्यूसिंग इन नेचर, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा कि बड़ी जल्दी +6 में चला जाएगा। इसके बाद सेलेनियम आ जाएगा, सेलेनियम डाइऑक्साइड, देन टेल्यूरियम, देन पोलोनियम, ठीक है। इस तरह से मीन्स कि आप देख सकते हैं कि रिड्यूसिंग करैक्टर जो है डाउन द ग्रुप वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज करेगा रिड्यूसिंग करैक्टर। रिड्यूसिंग करैक्टर विल डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, ये आपने देख लेना। अब रिड्यूसिंग करैक्टर अगर आपको क्लियर हो गया है तो इसके बेसिस पे आप ऑक्सीडाइजिंग नेचर को भी समझ सकते हो। जैसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग नेचर जब होता है, जब किसी ने दूसरे की रिडक्शन करवानी होती है तो वो सेल्फ क्या करता है, ऑक्सीडेशन, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करवाता है। इन द सेम वे अगर किसी ने ऑक्सीडाइजिंग नेचर अगर हमने डिस्कस करना है, दूसरे पार्टनर की ऑक्सीडेशन करवानी है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट अगर हम देखें, अगर दूसरे पार्टनर की उसने ऑक्सीडेशन करवानी है,
तो उसको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ रिडक्शन करनी पड़ेगी, उसको होगा। सो नेक्स्ट हमारा आएगा ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आपस में ऑपोजिट टर्म्स हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो डाउन द ग्रुप जाने में डाइऑक्साइड्स में जो रिड्यूसिंग करेक्टर है, रिड्यूसिंग करेक्टर डाउन द ग्रुप क्या करेगा, इट डिक्रीजेज, वो डिक्रीज करता है, ठीक है। अगर रिड्यूसिंग करेक्टर डिक्रीज करता है तो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर क्या होगा, वो डाउन द ग्रुप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। रिड्यूसिंग नेचर में रिडक्शन एंड जो ये ऑक्सीडेशन आपस में ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं। रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आपको रिड्यूसिंग नेचर समझ आ गया तो जो ऑर्डर आपने रिड्यूसिंग नेचर में फॉलो किया था उससे ऑपोजिट ऑर्डर आप इसमें फॉलो करोगे। जैसे रिड्यूसिंग नेचर में हमने बताया था, जो आपने रिड्यूसिंग नेचर किया था उसमें आपने बोला था कि सल्फर डाइऑक्साइड, देन सेलेनियम डाइऑक्साइड, देन टेल्यूरियम डाइऑक्साइड, देन पोलोनियम डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस केस में सबसे ज़्यादा मोस्ट रिड्यूसिंग जो नेचर है दैट वो किसका है, सल्फर डाइऑक्साइड का। जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो रिड्यूसिंग नेचर क्या करता है, रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो आपको पता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आपस में ऑपोजिट है, तो आप पहले तो स्ट्रेट सिंपल वे में ही समझ लो कि रिड्यूसिंग नेचर अगर डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है तो ऑक्सीडाइजिंग जो होगा, सो ऑक्सीडाइजिंग जो नेचर है डाउन द ग्रुप क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इस कंसेप्ट को समझ सकते हो क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीजन दोनों ऑपोजिट हैं। अगर एक चीज़ डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है तो नो डाउट दूसरी इंक्रीज करेगी। तो रीज़न आपने इसका पता लग गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो इनर्ट पेयर इफेक्ट का जो हमने रीज़न पहले डिस्कस किया है, अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। और आप एक इन जनरल भी समझ लो, अगर कोई भी एलिमेंट अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। जैसे कोई मीन्स कि अगर +4 में है, +4 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए, +4 से वो +6 में जा सकता है, ठीक है। +4 से +6 में जाने का मीनिंग है 2 इलेक्ट्रॉन और लूज करेगा। अगर वो और अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज कर सकता है तो उस केस में वो ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगर कोई अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा सकता है तो वो ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है। बट अगर कोई ऐसा है ऑलरेडी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को फर्दर इंक्रीज नहीं कर सकता, जैसे +6 में तो ऑलरेडी है, ठीक है। जैसे आप SF4 का केस लो, SF4 में अगर आपने SF6 बनाना है तो ये बन जाएगा क्योंकि ये इसके +4 है, ये +6 तक जा सकता है। तो यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। रिड्यूस हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसके अगर ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन, और अगर SF6 में है तो SF6 से 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी सल्फर ने पहले ही लूज़ कर दिए हैं, तो इससे ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर सकता। पॉसिबिलिटी यही है कि प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन जरूर कर सकता है, गेन करके ये +4 में आ सकता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो हम बोलते हैं उसकी क्या होती है, रिडक्शन। अगर वो रिडक्शन होती है तो वो कैसे एक्ट करेगा, दैट विल एक्ट लाइक द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरह से अपनी एक ये कंसेप्ट इन जनरल लर्न कर लेनी है कि अगर कोई अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। इंक्रीज करने का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करने का मीनिंग होता है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करना। अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहेगा तो इट मीन्स कि वो ऑक्सीडेशन, सेल्फ ऑक्सीडेशन कर रहा है। जब कोई सेल्फ ऑक्सीडेशन करता है तो वो ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, ठीक है। अगर कोई ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, इट मीन्स कि वो सेल्फ ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, वो फिर अगर ऑक्सीडेशन नहीं करेगा तो वो रिडक्शन कर सकता है, गेन कर सकता है। तो जब कोई सेल्फ रिडक्शन कर सकता है तो वो ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। तो ये एक रूल आपने याद कर लेना है। इस तरह से ये रूल कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है, कोई भी आपको क्वेश्चन आ सकता है किसी भी हाइड्राइड का, कि कोई भी आप कोई कंपाउंड दे सकते हैं कि ये ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट ही काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग क्यों नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग है की तरह करता है, रिड्यूसिंग क्यों नहीं है। तो आपने उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे फोकस करना है कि वो देखना है इसका जो ग्रुप नंबर कौन सा है, उस ग्रुप की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अगर ऑलरेडी वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है और वो इलेक्ट्रॉन नहीं लूज कर पा रहा और ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, अगर ऑक्सीडेशन नहीं करेगा तो फिर रिडक्शन करेगा। अगर वो रिडक्शन कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अगर कोई अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर सकता है, इट मीन्स और ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो सेल्फ ऑक्सीडेशन हो गई। तो जो सेल्फ ऑक्सीडेशन कर सकता है तो वो ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। इन चीज़ों को आपने देखना है। तो ये सारे हमारे मेन इसके ट्रेंड्स थे जो हमने इसमें डिस्कस करने थे। सो आई होप दिस इज ऑल क्लियर अप टू दिस। इवन देन अगर कोई डाउट हो तो आप मेंशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। इन द नेक्स्ट वीडियो वी कैन डिस्कस दैट। सो स्टे कनेक्टेड विद ऑल दिस वीडियोज सो दैट कि इन द नेक्स्ट कमिंग टॉपिक्स भी आपको बाकी भी क्लियर हो सके। एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।